हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने स्टाफिंग चैप्टर को और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इस टॉपिक से एग्जाम में केस स्टडी बनेगा ही बनेगा, तो अच्छे से सभी चीज़ें समझ के चलना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टाफिंग के 3 एलिमेंट्स हैं। कौन से? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। ठीक है, रिक्रूटमेंट के भी 2 सोर्सेज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पिछली वीडियो में। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या है वो आज समझते हैं। देखो, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन नए लोगों को हायर करती है, नए लोगों को रिक्रूट करती है फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो नए लोगों को चांस देगी कि वो आए ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स के लिए अप्लाई करें। दैट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो चलो उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे या फिर अपनी नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस प्लेस करती है जिसमें वो सभी चीज़ें लिख देती है कि कितनी जॉब वैकेंसीज है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए। ठीक है, फिर जितने भी लोग उस नोटिस बोर्ड या उस नोटिस के सामने से निकलते हैं, उस नोटिस को पढ़ के अगर उन्हें लगता है कि वो जॉब्स के लिए सूटेबल हैं तो वो आके जॉब्स के लिए इंटरव्यू के लिए वॉक इन कर सकते हैं। ये कौन सी सोर्स है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये जनरली सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए चलती है जिन्हें आप डेली बेसिस पे पेमेंट करते हो, जो वेज बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या है कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 50 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज केवल 5 पीपल की हैं, केवल 5 लोग आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपने सबका सीवी चेक किया, आपको उनमें से 10 लोग बहुत पसंद आए जिनके पास अच्छी स्किल्स है, अच्छी क्वालिफिकेशंस है, बट वैकेंसीज केवल 5 लोगों की हैं। तो सबसे पहले जो बाकी के 40 लोग हैं उन्हें आप रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, और वो जो 10 लोग बचे उनमें से 5 बेस्ट लोगों को आप सिलेक्ट करोगे, और वो जो 5 बाकी रह गए उनका आप सीवी, उनका डेटा आप मेंटेन करके चलोगे। और अगर इन फ्यूचर कुछ भी जॉब वैकेंसीज निकलती है तो सबसे पहले आप उन 5 लोगों को ही चांस दोगे सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो वो कौन है? कैजुअल कॉलर्स। यानी कि अभी आपके पास वैकेंसीज लिमिटेड है, बट नेक्स्ट टाइम जब भी वैकेंसीज निकलेंगी तो सबसे पहले किसको चांस दोगे? वो जो 5 लोग रह गए उन्हीं को। ठीक है, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी उन लोगों पे टाइम इन्वेस्ट कर दिया, उनका इंटरव्यू वगैरह ले लिया है, बट अभी वैकेंसीज नहीं है इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये कौन से लोग होते हैं? कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवर्टीजमेंट्स। तो एडवर्टीजमेंट्स यहाँ बात हो रही है न्यूज़पेपर्स में। डेली बेसिस पे आप देखते होंगे न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स में बहुत सारे एड्स आते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं रिलेटेड टू जॉब्स। तो जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी जॉब्स रिलेटेड एड्स आ रही हैं इन द न्यूज़पेपर्स, वो क्या है? एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? बेसिकली कैंपस का मतलब है यहाँ पे कॉलेज की बात हो रही है। तो जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनीज के साथ जुड़ी होती हैं, लिंक्ड होती हैं। तो जब फाइनल ईयर होता है तो कंपनीज विजिट करती हैं कॉलेजेस को और वहाँ पे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, उनकी स्किल्स देखते हैं कि उनके पास क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या टैलेंट है, और उनके बेसिस पे ही कंपनीज वहाँ से डायरेक्टली बच्चों को रिक्रूट करती है। वो कौन सा सोर्स है? कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, और ये आज के टाइम में बहुत चल रहा है, बहुत पॉपुलर है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है कि सपोज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मुझे एम्प्लॉयज की ज़रूरत है, बट इस बार मैंने ना तो न्यूज़पेपर में ऐड की, ना ही मैंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया, ना ही मैंने कैंपस रिक्रूटमेंट किया। मैंने क्या किया कि मैंने अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, जितने भी लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अभी करंटली काम कर रहे हैं, मैंने उन्हीं से पूछ लिया कि अगर आपकी जान पहचान में कुछ लोग हों जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशंस हो, जिनके पास अच्छा टैलेंट हो और उन्हें जॉब की रिक्वायरमेंट हो, तो वो मुझे रिकमेंड करें। तो ये कौन सा सोर्स हुआ? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कि मैंने अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के ऊपर ही छोड़ दिया कि वही मुझे नए एम्प्लॉयज रिकमेंड करेंगे। ठीक है, और इस केस में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनकी भी गुडविल जुड़ी होती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो ऐसे ही किसी भी इंसान को रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स अगर हिंदी में बताएं तो ठेकेदार, कि अगर आपको कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है और आपको वर्कर्स की ज़रूरत है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स आपको शॉर्ट नोटिस पे बहुत कम टाइम में बहुत सारा लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं, बट आपको बस इन्हें पेमेंट करनी होती है और सारा रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, बहुत सारा लेबर ही प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कौन है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स।
बस इसकी डिसएडवांटेज यही रहती है कि अगर वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाए तो उनके अंडर जितने भी लेबर हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन। ये क्या है कि टीवी पे बहुत सारी एड्स आती हैं रिलेटेड टू जॉब वैकेंसीज। न्यूज़ चैनल में जनरली बहुत सारी एड्स आती हैं, तो जितने भी ऐड आप टीवी पे देख रहे हो रिलेटेड टू जॉब्स, वो क्या है, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। ठीक है, नेक्स्ट इज वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग क्या है कि आप जॉब्स वैकेंसीज देख रहे हो थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप वैकेंसीज के लिए सर्च कर सकते हो, जैसे कि आपका monster.com और naukri.com, लिंक्डइन। तो ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट के थ्रू, जितने भी आप देख रहे हो रिक्रूटमेंट हो रही है, वो क्या है, वेब पब्लिशिंग। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड प्लेसमेंट एजेंसीज। देखो दोनों सेम ही है, हम लोग समझते हैं कि सपोज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मैं बहुत सारी कंपनीज के साथ डीलिंग्स करती हूँ, मेरे पास उन सभी कंपनीज का डेटा है। ठीक है, दूसरी साइड मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जॉब चाहिए, तो उनका सीवी, उनकी क्वालिफिकेशंस भी मेरे पास हैं। ठीक है, अब सपोज कंपनीज को एम्प्लॉयज चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं उन लोगों का डेटा उन कंपनीज को फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंपनीज को एम्प्लॉयज मिल जाएंगे और वो जो लोग हैं जिन्हें जॉब चाहिए उन्हें जॉब्स मिल जाएंगी। तो यानी कि मैं एक लिंक हूँ बिटवीन जॉब प्रोवाइडर्स एंड जॉब सीकर्स। ठीक है, अब अगर वो बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कहलाता है प्लेसमेंट एजेंसी। ठीक है, दोनों का काम सेम है, दोनों का पर्पस सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि अगर वो एक गवर्नमेंट बॉडी है देन इट्स अ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एंड अगर वो एक प्राइवेट बॉडी है तो वो होती है प्लेसमेंट एजेंसी। क्लियर? ठीक है, तो ये थे हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एंड आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलो अब डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। फर्स्ट पॉइंट मेरिट्स में आता है क्वालिफाइड पर्सनली, मतलब कि जब आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही क्वालिफाइड और स्किल्ड पर्सनल मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज वाइडर चॉइस। सिंपल बात है कि जब आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हो तो आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे, तो जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए आपके पास उतना ही स्कोप बढ़ जाता है कि आप अच्छे बेस्ट एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट किया है तो आपके पास एक वाइडर चॉइस होती है जिसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट कैसे कि जब आप नए एम्प्लॉयज को लेके आओगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां से फ्रेश टैलेंट मिलेगा, नई स्किल्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि पॉसिबल नहीं था इन केस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। ठीक है, और उसके बाद है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। सिंपल बात है कि जब नए एम्प्लॉयज आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ कम्पीट करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं था इन केस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। और अगर कंपटीशन होगा तो उससे उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी करेगी। तो अगेन ये इसका एक मेरिट बनता है। ठीक है, क्लियर? चलो अब समझते हैं इसके डीमेरिट्स। फर्स्ट पॉइंट है डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, मतलब जब आप नए एम्प्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आओगे तो जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, जो आपके पहले से एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो डिससेटिस्फाई फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके प्रमोशन के चांसेस कम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इज इट्स अ लेंथी प्रोसेस। सिंपल बात है कि जब आप नए लोगों को हायर करोगे तो उसमें आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सिलेक्शन प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, टाइम लगता है, तो इसलिए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के केस में इट्स अ लेंथी प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, और लास्ट इज कॉस्टली प्रोसेस। सिंपल बात है कि जब आप नए एम्प्लॉयज़ को हायर करोगे तो आपको एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ेंगी, आपको एप्लीकेशंस में खर्चा करना पड़ेगा, इंटरव्यू होते हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगा। तो ये एक कॉस्टली प्रोसेस है जिसमें आपका एफर्ट भी लगता है, टाइम भी लगता है और मनी भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अगेन ये इसकी एक डिसएडवांटेज बन जाती है। ठीक है, क्लियर? तो ये था हमारा पूरा रिक्रूटमेंट का टॉपिक एंड स्टाफिंग के 3 एलिमेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, जिसमें से हमने रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं हम लोग सिलेक्शन और ट्रेनिंग के बारे में। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। एंड आज शायद आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही हो, गला थोड़ा सा ख़राब है, बट मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं। तो बस आज के लिए मैनेज करो और इसी तरह काम करते रहो। तो बस स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसी तरह सपोर्ट करके चलो। थैंक यू सो मच।